कहानी की शुरुआत सेंटियागो की एक बेहद सिक्योर जेल से होती है, जहां हजारों खूंखार कैदियों को कैद करके रखा गया होता है। दरअसल पूरे सेंटियागो में इस जेल की सुरक्षा सबसे मजबूत मानी जाती है, क्योंकि आज तक यहां से एक भी कैदी भाग नहीं पाया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह है इस जेल का वार्डन, जो बेहद क्रूर और निर्दयी इंसान है और जरा सी गलती पर कैदियों को कड़ी से कड़ी सजा देता है। इसी कारण से जेल के अंदर कैदी न सिर्फ फरार होने का ख्याल तक अपने दिमाग में लाने से थरथराते हैं, बल्कि छोटी से छोटी गलती करने से पहले भी उनके मन में डर का खौफ दौड़ जाता है। लेकिन अब वार्डन का ये आतंक ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं होता, क्योंकि इसी जेल में अब कदम रख चुका होता है एक खतरनाक और चालाक कैदी लियोन। दरअसल लियोन पेशे से एक आर्किटेक्ट है, जो किसी भी इमारत को देखकर तुरंत बता देता है कि वो कितने साल पुरानी है और किस तरीके से बनाई गई है। तभी जेल के अंदर कदम रखते ही लियोन अपने दिमाग में यहाँ से फरार होने का प्लान बनाने लगता है। इसी दौरान पता चलता है कि उस जेल में लियोन अकेला नहीं आया, बल्कि लियोन के साथ कुछ और साथी भी हैं। वो भी इस जेल से फरार होना चाहते हैं। थोड़ी ही देर में जेल का एक अधिकारी कैदियों को कतार में खड़ा कर जेल के कड़े नियम सुनाता है और चेतावनी देता है, जो भी नियम तोड़ेगा उसकी जान ले ली जाएगी। फिर सख्त निगरानी में सभी कैदियों को उनकी कोठरियों की ओर ले जाया जाता है। तभी लियोन भागते हुए जल्दी से कमरा नंबर 50 तक हर हाल में सबसे पहले पहुंचना चाहता है, क्योंकि कमरा नंबर 50 के नीचे एक रास्ता है और इसी रास्ते से भागने के प्लान पर काम शुरू होगा। और ये बात लियोन को पहले से ही पता होती है। लेकिन अफसोस, जैसे ही लियोन कोठरी नंबर 50 का दरवाजा खोलता है तो वहां पहले ही एक आदमी घुस चुका होता है और इस पर लियोन को मजबूरी में कोठरी नंबर 50 के बगल वाली कोठरी में जाकर रहना पड़ता है। दूसरी तरफ लियोन के सभी साथी बिल्कुल उन्हीं कोठरियों में अपनी जगह पक्की कर चुके होते हैं, जिन जगहों पर तरकीब के मुताबिक पहुंचना होता है। इतने में सभी दोस्त लियोन की कोठरी के अंदर कदम रखते हैं और तभी राफेल सीधे लियोन से पूछता है कि तुम्हें तो कोठरी नंबर 50 में रुकना था, लेकिन ये तो कोठरी नंबर 51 है। इस पर लियोन तुरंत जवाब देता है कि तुम लोग अपने कमरे तक आसानी से पहुंच गए, क्योंकि तुम्हारा कमरा नीचे वाली मंजिल पर है और इसी वजह से तुम लोगों ने बहुत ही आराम से अपना कमरा हासिल कर लिया। पर मेरा कमरा पहली मंजिल पर मौजूद है और इसी कारण से मैं अपने तय किए गए कमरे तक पहुंच नहीं सका। इस पर जर्मन लियोन से पूछता है कि अब आगे क्या करना है। तभी राफेल जवाब देता है कि अब इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है और कल से यहाँ से फरार होने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद कुछ देर में एक कैदी हाथ में गिटार लेकर वहां पहुंचता है और पता चलता है कि गिटार बजाने वाला ये आदमी भी लियोन के भागने के प्लान में शामिल है। दरअसल इस जेल में हर कैदी को वही काम करने की इजाजत दी जाती है जिसमें वो माहिर होता है, ताकि कैदी अपना समय उसी काम में बिताते रहें, जैसे गिटार बजाना, मशीन चलाना या लकड़ी काटना। अगली सुबह लियोन पूरी तरह अपनी योजना में जुट जाता है और जेल के हर हिस्से में बारीकी से भागने का रास्ता तलाशने लगता है। अब जैसे ही लियोन हर तरफ तैनात अधिकारियों को देखता है तो लियोन तुरंत समझ जाता है कि दीवार फांद कर यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। तभी लियोन बिना समय गंवाए पैदल चलते हुए कदमों से पूरी जेल की लंबाई नापने लगता है। फिर लंबाई का अंदाजा लगाने के तुरंत बाद लियोन अपने साथियों से कहता है कि हमें 70 मीटर यानी 230 फुट लंबी सुरंग खोदनी होगी, जो कि हमें सड़क के किनारे एक मापोचो नाम की नदी तक ले जाएगी। बस एक बार अगर हम सड़क के किनारे उस मापोचो नदी तक पहुंच गए तो हम इस कैद से आजाद हो जाएंगे। पर अब इन तीनों के सामने सबसे बड़ी परेशानी सुरंग खोदना नहीं, बल्कि उससे निकलने वाली मिट्टी होती है, क्योंकि इतनी लंबी सुरंग खोदने के बाद आखिर इतनी सारी मिट्टी को कहाँ छुपाया जाएगा। इसी वजह से यही सवाल तीनों के दिमाग में लगातार घूमता रहता है और लियोन भी सोच में पड़ जाता है कि सुरंग से निकलने वाली मिट्टी को आखिर किस जगह ठिकाने लगाया जाए। तभी जब तीनों इसी समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एक भिगोते नाम के कैदी को उन पर शक हो जाता है। भिगोते एक नंबर का गद्दार आदमी है, जो सिगरेट की डिब्बी के बदले जेल के वार्डन के हाथों बिक चुका होता है। और जब भी भिगोते किसी मुजरिम को जेल से फरार होने की कोशिश करते हुए या फिर नियम तोड़ते हुए भांप लेता है, तभी भिगोते चुपचाप जाकर अधिकारियों को सारी खबर दे देता है। दरअसल पिछले लंबे समय से भिगोते की पैनी नजर लियोन और लियोन के दो दोस्तों की हर एक हरकत पर टिकी होती है। इसी दौरान इन तीनों आदमियों को बहुत देर तक आपस में गुफ्तगू करते देखकर भिगोते का माथा ठनकने लगता है। इतने में भिगोते सीधे राफेल से कहता है कि मैं पिछले कई दिनों से तुम तीनों को ध्यान से देख रहा हूँ और मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम तीनों इस जगह से फरार होने की साजिश रच रहे हो। बस मुझे भी अपने प्लान का हिस्सा बना लो, ताकि मैं भी इस नरक से छुटकारा पा सकूं। लेकिन राफेल को भिगोते पर यकीन नहीं होता और राफेल बड़ी चालाकी से भिगोते से कहता है, हमारे पास ऐसा कोई प्लान नहीं। फिर राफेल आगे कहता है,
अगर तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का कोई बढ़िया प्लान हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करना। इसके बाद लियोन, जर्मन और राफेल नीचे वाली कोठरी में पहुंच जाते हैं। इतने में राफेल एक दीवार को घूरते हुए कहता है कि हम सब इसी दीवार में होल यानी सुराख करके निकलने का रास्ता तैयार करेंगे। पर सबसे बड़ी परेशानी सामने आती है कि अगर दीवार तोड़ने का काम चालू हुआ तो उस होल यानी छेद को बिना ढके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हर रोज शाम को अधिकारी हर एक कोठरी की तलाशी लेने पहुंचते हैं और अगर अधिकारियों की नजर होल पर पड़ गई तो प्लान पूरा होने से पहले ही नाकाम हो जाएगा। इस पर लियोन तुरंत कहता है कि हम सब इस दीवार का थोड़ा सा हिस्सा तोड़ेंगे और बिल्कुल वैसी शक्ल का एक क्यूब यानी नकली टुकड़ा तैयार करेंगे। फिर जब अधिकारी मुआयना करने पहुंचेंगे तभी हम लोग उस नकली टुकड़े को दीवार में फंसा देंगे और इस तरह हमारा रास्ता पूरी तरह गायब हो जाएगा और ये टुकड़ा ही हम सभी को अधिकारियों के हत्थे चढ़ने से बचाएगा। अब दीवार का हल तो हो जाता है, लेकिन सुरंग से निकलने वाली मिट्टी अब भी सबसे बड़ी समस्या बनी होती है। तभी लियोन अपने गिटार बजाने वाले साथी को कोठड़ी में बुलाता है और गिटार वाला साथी अपने गिटार के अंदर छुपा हुआ एक पेचकस निकालकर लियोन को दे देता है। इसके बाद लियोन उसी पेचकस से छत में चौरस आकार का एक छेद बनाना शुरू कर देता है, जिससे आवाज बाहर तक जाने लगती है। उधर शोर छुपाने के लिए गिटार वाला साथी तुरंत गिटार बजाते हुए गाना गाने लगता है ताकि कोठड़ी के अंदर की आवाज किसी तक न पहुंचे। आखिरकार कुछ देर की मेहनत के बाद लियोन छत में होल करने में सफल हो जाता है। तभी लियोन उस होल से ऊपर निकलकर देखता है और वहाँ एक बड़ी खाली जगह नजर आती है। इस पर लियोन समझ जाता है कि इस जगह पर लगभग 50 से 70 टन से भी ज्यादा मिट्टी आसानी से छुपाई जा सकती है। तभी छत को गिरता देख राफेल घबराने लगता है और वो तुरंत बोलता है कि हमें फौरन इस गड्ढे को ढकना पड़ेगा। उधर सूरज ढलने का समय हो चुका होता है और पलों में अधिकारी मुआयना करने कोठड़ी तक पहुंचने वाले होते हैं। इस पर लियोन सीधे जवाब देता है कि तेजी से रसोई से अंडे और आटा लेकर आओ। इतने में राफेल भड़क उठता है और कहता है कि यहाँ मुसीबत पड़ी है और तुम मजाक कर रहे हो। इस पर लियोन राफेल को टोकता है कि तुम फटाफट अंडे तलाश कर लाओ और फिर मैं तुम्हें आगे का प्लान बताता हूँ। दरअसल बात मानकर राफेल अंडे लाने निकल पड़ता है और तभी जर्मन नीचे गिरे हुए ईंटों के टूटे हिस्सों को पीसकर उसका बारीक पाउडर बना देता है। इतने में राफेल अंडे और आटा ले आता है। तभी लियोन मलबे से तैयार की गई बारीक मिट्टी को एक बाल्टी में भर देता है और उसी में आटा भी मिला देता है। उधर बाहर पहरा दे रहा गिटार वाला साथी अचानक खतरे की धुन बजाने लगता है। दरअसल ये धुन इशारा होती है कि अधिकारी कोठड़ियों की जांच के लिए पहुंच रहे हैं। इतने में कोठड़ी के अंदर मौजूद सभी लोग भी वो चेतावनी वाली धुन सुन लेते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि अधिकारी जांच के लिए आ रहे हैं। तभी ये सारे काम जल्दी से खत्म करने लगते हैं और ये लोग अंडों से तैयार किए गए सीमेंट को आटे जैसा गूंदकर एक नया टुकड़ा तैयार कर लेते हैं। फिर इस टुकड़े को सीलिंग वाले सुराख में फंसा देते हैं और फिर ये लोग होल के बिल्कुल नीचे एक एक्ट्रेस का पोस्टर चिपका देते हैं। इतने में कुछ अधिकारी कमरे के अंदर कदम रखते हैं और फौरन अधिकारी लियोन और बाकी साथियों को बाहर निकाल देते हैं। अब अधिकारी कोठड़ी का बहुत बारीकी से मुआयना करने लगते हैं, पर अंदर अधिकारी के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। अचानक एक अधिकारी की नजर सीलिंग पर चिपके उसी कागज पर पड़ जाती है, लेकिन जब अधिकारी कागज को फाड़ने लगता है कि तभी बाहर खड़ा एक बड़ा अधिकारी फौरन उसे आवाज लगा देता है। उसी वक्त अधिकारी कागज को वहीं छोड़कर वापस लौट जाता है और बड़ी मुश्किल से ये लोग अधिकारियों के हत्थे चढ़ने से बच पाते हैं। इसके बाद आज इन सभी को जेल में कैद पूरे 34 दिन हो जाते हैं और अब बाहर निकलने की तैयारी पूरे जोरों पर होती है। तभी लियोन और जर्मन सीलिंग पर जाकर लकड़ी का एक ढांचा तैयार करते हैं और उस ढांचे में सीमेंट भरकर सीलिंग पर ही छोड़ देते हैं। सीमेंट के सूखते ही दीवार जैसा दिखने वाला एक नकली टुकड़ा तैयार हो जाता है। फिर फाइनली गुफा खोदने का वो वक्त आ जाता है और लियोन एक लंबे ब्लेड से पहली ईंट निकालना शुरू करता है। दरअसल ये टुकड़ा बिल्कुल उसी साइज का टूटना चाहिए जिस साइज का वो दूसरा नकली टुकड़ा तैयार है। पर जैसे ही ये लोग दीवार का कुछ हिस्सा तोड़ते हैं तभी इनका एक साथी दरवाजे पर आता है और बताता है कि एक गार्ड सीधे कमरे की तरफ आ रहा है। अचानक ये बात जानकर सारे दोस्त पूरी तरह घबरा जाते हैं, क्योंकि लियोन ने दीवार की जो जगह तोड़ी होती है वो जगह उस टुकड़े से अभी के लिए छोटी पड़ जाती है, जिससे वो टुकड़ा दीवार के अंदर घुसाना नामुमकिन होता है। लेकिन जब सामने कोई और तरकीब नहीं दिखती तो सभी तेजी से टूटे हुए हिस्से का कचरा साफ करते हैं और जहाँ खुदाई चल रही थी वहाँ एक टेबल लगाकर होल को ढक देते हैं और फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं ताकि अधिकारी को कोई शक न हो पाए। इतने में अधिकारी कमरे में आ जाता है। दरअसल ये अधिकारी वेलास्केज नाम के एक दूसरे कैदी को मिलने आया था, क्योंकि उस कैदी ने अपनी कुछ दवाइयां मंगवाई होती हैं। कोठड़ी में आने पर अधिकारी कैदी वेलास्केज को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसे इनकी किसी हरकत पर कोई शक नहीं होता और वो सिर्फ इतना कहता है कि जब कैदी वेलास्केज कमरे में वापस आए तो उसे बोलना कि मेरे ऑफिस में आकर अपनी दवाई ले जाए। इतना कहकर वो अधिकारी वहाँ से चला जाता है। तभी अधिकारी के निकलते ही सभी लोग खुशी के मारे रेडियो में गाना सुनते हैं और दोबारा खुदाई में जुट जाते हैं। कई घंटों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार दीवार का बिल्कुल वैसा ही हिस्सा काट लिया जाता है
है जैसा उनके बनाए हुए क्यूब का आकार था, और फिर उसी बनाए हुए नकली बॉक्स को वहां फिट कर दिया जाता है। इसके बाद खुदाई से निकला सारा मलबा एक बैग में भर लिया जाता है और सभी लोग उस बैग को ऊपर वाली उसी कोठड़ी में ले जाते हैं, जिस जगह वहीं पहले से छत में बनाया गया होल मौजूद होता है, जिसे अंडे और आटे को मिलाकर तैयार किए गए छोटे क्यूब से छुपाया गया था। अब ये सभी उस क्यूब को हटाते हैं और ऊपर मौजूद खाली जगह में सुरंग से निकली मिट्टी जमा करना शुरू कर देते हैं। तभी सारी मिट्टी रखने के बाद वही क्यूब दोबारा उसी जगह पर फिट करके होल को पोस्टर से ढक दिया जाता है ताकि किसी को भी शक न हो। अब खुदाई का काम शुरू हो जाता है और हर दिन गिटार बजाने वाला साथी गिटार बजाकर सबका ध्यान दूसरी तरफ लगाए रखता है और साथ ही अधिकारियों की गतिविधियों पर भी नजर रखता है। उधर लियोन, राफाइल और जर्मन नीचे वाली कोठड़ी में लगातार सुरंग खोदते रहते हैं और सुरंग से निकलने वाली मिट्टी को अलग अलग बैग्स में भरकर ऊपर वाली कोठड़ी की छत में स्टोर करते रहते हैं। अब ये सभी लोग इसी फिक्स पैटर्न से हर रोज काम करते हैं और रोजाना बिना रुकावट के कई दिनों तक सुरंग खोदने का काम चलता जाता है। लेकिन इसी दौरान ऑस्कर नाम का एक कैदी इन लोगों पर शक करने लगता है, क्योंकि ऑस्कर काफी वक्त से इनकी हर हरकत पर नजर रख रहा होता है। तभी ऑस्कर देखता है कि ये लोग रोज एक ही तरीके से नीचे वाली कोठड़ी से ऊपर वाली कोठड़ी तक आते जाते हैं। इतना ही नहीं, हर बार इनके हाथ में कोई न कोई बैग या बाल्टी भी होती है और यही बात ऑस्कर के शक को और मजबूत कर देती है। लेकिन ऑस्कर इसके बारे में किसी को नहीं बताता और चुपचाप इन लोगों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखता है। आज इस जेल में सभी को 70 दिन पूरे हो जाते हैं और जब लियोन सुरंग की लंबाई नापता है तो उसे पता चलता है कि इतने दिनों की लगातार मेहनत के बाद भी हम लोग सिर्फ लगभग 16 फीट तक ही सुरंग बना पाए हैं। ये देखकर लियोन तुरंत समझ जाता है कि सिर्फ 5 लोगों के दम पर इस काम को पूरा करना संभव नहीं होगा। इसलिए लियोन अपने साथियों से कहता है कि अगर हमें इस सुरंग को समय रहते पूरा करना है तो और लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इसी रफ्तार से खुदाई करते रहे तो इस सुरंग को पूरा करने में पूरे 5 साल लग जाएंगे। इस पर लियोन साफ कहता है कि अब हमें खुदाई की रफ्तार हर हाल में बढ़ानी होगी। उधर जर्मन सुरंग से निकली मिट्टी से भरा बैग लेकर ऊपर वाली कोठड़ी की तरफ जा रहा होता है कि तभी एक अधिकारी जर्मन को रोक लेता है और पूछता है कि इस बैग के अंदर क्या रखा है। इस पर जर्मन जवाब देता है कि 4 देसी बम और 5 ग्रेनेड। इस पर अधिकारी कहता है मजाक नहीं, इसे अभी के अभी खोल कर दिखाओ। ये सुनते ही जर्मन थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि जर्मन को लगने लगता है कि आज पूरा प्लान चौपट हो सकता है। तभी जैसे ही जर्मन बैग खोलता है तो ऊपर सिर्फ कुछ सामान दिखाई देता है। दरअसल जर्मन पहले ही मिट्टी को बैग के सबसे नीचे छुपाकर उसके ऊपर सामान रख चुका होता है। इसके बाद अधिकारी जर्मन को किसी दूसरे काम से अपने साथ ऑफिस चलने को कहता है और जर्मन वो बैग रास्ते में लियोन के हवाले करके चला जाता है और लियोन उस बैग को छत पर पहुंचाने का काम पूरा करता है। आज जेल में इनको पूरे 86 दिन गुजर चुके होते हैं और अब कोई भी कैदी यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहता। इसीलिए लियोन और उसके साथी खुदाई का काम तेज करने के लिए ऊपर वाली मंजिल के कुछ कैदियों को अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। अब लियोन उन नए लोगों को दीवार में छिपा क्यूब का हिस्सा हटाकर पूरी सुरंग दिखा देता है। ये सब देखते ही नए कैदी बिना देर किए सुरंग खोदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अब सभी सोचते हैं कि अगर सिर्फ 5 लोग मिलकर 23 फीट लंबी सुरंग बना सकते हैं तो इतने सारे लोग साथ काम करके बाकी रास्ता बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। दरअसल उन नए साथियों में कई ऐसे कैदी भी शामिल होते हैं जिन्हें जल्द फांसी दी जाने वाली होती है। इसलिए उन कैदियों को पहले से ही जेल से निकलने का कोई मौका चाहिए होता है और इसी वजह से वो तुरंत लियोन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब लियोन को यकीन हो जाता है कि अब सभी कैदी सुरंग खोदने के लिए तैयार हैं, तब लियोन पूरा प्लान समझाते हुए कहता है हम हर दिन 2-2 घंटे के लिए काम करेंगे। तभी लियोन आगे बताता है कि 2 लोग सुरंग खोदेंगे और 2 लोग निकली हुई मिट्टी ऊपर पहुंचाएंगे, जबकि 2 साथी अधिकारियों की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। बाकी सभी कैदी जेल का रोज का काम पहले की तरह करते रहेंगे ताकि किसी को हमारे प्लान की जरा भी भनक न लगे। अब सभी कैदी हर 2 घंटे की शिफ्ट पर दिन रात सुरंग की खुदाई का काम जारी रखते हैं और जब खुदाई करने के बाद कोई कैदी सुरंग से बाहर आता है तो अपने कपड़ों को धोने के बाद अच्छे से नहा लेता है ताकि कपड़ों पर लगी मिट्टी देखकर अधिकारियों को कोई शक न हो। फिर देखते ही देखते खुदाई की रफ्तार काफी बढ़ जाती है और अब ये लोग हर दिन करीब 100 किलो मिट्टी सुरंग से बाहर निकालने लगते हैं। अब जिस नीचे वाले कमरे में खुदाई चल रही होती है उसी कमरे की छत में एक सुराख बना दिया जाता है ताकि मिट्टी सीधे ऊपर वाली कोठड़ी में मौजूद कैदियों तक पहुंचाई जा सके और किसी को खतरा मोल लेकर सीढ़ियों से ऊपर न जाना पड़े। इस तरीके से न सिर्फ पकड़े जाने की संभावना काफी कम हो गई, बल्कि सुरंग का काम भी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है।
उधर जब भी कोई कैदी सुरंग के अंदर खुदाई कर रहा होता तब बाकी साथी रेडियो की आवाज तेज कर देते ताकि खुदाई या औजारों की आवाज दब जाए। वहीं बाहर मौजूद कैदी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं जिससे अधिकारियों को किसी तरह का शक न हो। लेकिन जैसे ही किसी अधिकारी के आने का शक होता तभी कोई न कोई कैदी तुरंत कोठड़ी के दरवाजे पर दस्तक देकर खतरे का संकेत दे देता है और ये इशारा मिलते ही अंदर मौजूद सभी कैदी फौरन सुरंग को नकली क्यूब से बंद करके अपने अपने तय काम में लग जाते हैं। एक दिन जब शाम के वक्त सभी कैदी फुटबॉल खेल रहे होते हैं कि तभी ऑस्कर नाम का एक कैदी राफाइल के पास पहुंचता है और धीरे से कहता है, मुझे सब पता चल चुका है कि तुम लोग सुरंग बनाकर यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर इस काम का हिस्सा बनना चाहता हूँ और जेल से फरार होना चाहता हूँ। अब राफाइल अनजान बनते हुए पूछता है, कैसी सुरंग? इस पर ऑस्कर कहता है, खुदाई के बाद अपने नाखूनों की मिट्टी भी हटा लिया करो। ये सुनते ही राफाइल समझ जाता है कि ऑस्कर को सब पता है और राफाइल ऑस्कर को सीधे लियोन के पास ले जाता है और तभी लियोन बिना ज्यादा देर किए ऑस्कर को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब लियोन जर्मन और राफाइल से कहता है, जिस रफ्तार से हमारे साथ नए कैदी जुड़ रहे हैं मुझे पूरा भरोसा है कि हम बहुत जल्द इस सुरंग को पूरा कर लेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। अब लियोन आगे कहता है, यहाँ से निकल जाना ही काफी नहीं होगा क्योंकि हम सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि पूरे 49 लोग हैं। अगर जेल से बाहर आते ही किसी अधिकारी की नजर हम पर पड़ गई तो हम बच नहीं पाएंगे। इसलिए इस प्लान को सफल बनाने के लिए हमें बाहर किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत होगी जो हमारे निकलते ही एक बस लेकर तैयार खड़ा रहे। ये बात सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बाहर ऐसा कौन है जो हमारी मदद कर सकता है। तभी लियोन राफाइल की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी पत्नी पोलिना हमारी मदद कर सकती है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम पोलिना पर भरोसा भी कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें पोलिना से हमारी मदद करने के लिए बात करनी होगी। आज इन सभी कैदियों को जेल के अंदर पूरे 182 दिन गुजर चुके होते हैं और आज मुलाकात का दिन होता है, इसलिए सभी कैदियों से मिलने उनके घर वाले जेल पहुंचे होते हैं। तभी राफाइल की पत्नी पोलिना भी राफाइल से मिलने आती है। इसी दौरान राफाइल मौका मिलते ही पोलिना को सारा प्लान समझा देता है और कहता है, हमें बाहर से तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें किसी तरह एक बस का इंतजाम करना है और वो बस भागने वाले दिन मौके पर बाहर खड़ी होनी चाहिए। ये बात सुनकर पोलिना तुरंत इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हो जाती है और मुलाकात खत्म होने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब सुरंग की खुदाई करते करते इन कैदियों को जेल में पूरे 205 दिन गुजर चुके होते हैं और सुरंग भी पहले से काफी गहरी हो चुकी होती है। फिर एक दिन गिटार बजाने वाला इनका साथी जब सुरंग के अंदर खुदाई में लगा होता है कि तभी अधिकारी अचानक कोठड़ी की जांच के लिए पहुंच जाते हैं। ये नजारा देखते ही बाहर मौजूद राफाइल और लियोन तुरंत सतर्क हो जाते हैं क्योंकि पिछले काफी वक्त से कमरों की तलाशी हमेशा शाम के समय हो रही होती है, लेकिन आज अधिकारी दोपहर में ही कोठड़ी की तलाशी लेने आ गए होते हैं, जैसे उन्हें सुरंग खोदे जाने की खुफिया जानकारी मिल गई हो। इतने में लियोन बिना वक्त गंवाए अंदर पहुंचता है और सभी साथियों को अलर्ट करते हुए कहता है, तुरंत खुदाई का काम बंद करके अपने अपने कामों पर लग जाओ। ये चेतावनी मिलते ही खुदाई में लगे सभी कैदी तुरंत खुदाई रोक देते हैं, लेकिन गिटार बजाने वाला और एक दूसरा कैदी सबसे आखिर वाले हिस्से में काम कर रहे होते हैं, इसलिए समय पर बाहर नहीं निकल पाते और वहीं अटक जाते हैं। इसी दौरान वो बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझ चुके होते हैं कि हमारे बाहर निकलने से पहले अधिकारी सुरंग तक पहुंच सकते हैं। उधर सभी साथी टेंशन में होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आज प्लान का भांडा फूट जाएगा, लेकिन यहाँ राफाइल एक अधिकारी पर हमला कर देता है। ये देखते ही अधिकारी भड़क जाते हैं और वो भी तुरंत कैदियों पर हमला कर देते हैं। अब उसी वक्त कैदी भी गार्ड्स का सामना करने लगते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि सुरंग में फंसे कैदियों को बाहर आने के लिए थोड़ा समय मिल जाए। उधर गिटार वाला कैदी और उसका एक दूसरा साथी आखिरकार सुरंग से बाहर निकल आते हैं और फिर दोनों मिलकर उस नकली क्यूब को वापस दीवार में अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों कोठड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर झांकते हैं तो वहाँ एक भी कैदी दिखाई नहीं देता क्योंकि अधिकारियों पर हमला करने की कोशिश में सभी कैदियों के कपड़े उतरवाकर उन्हें बाहर धूप में खड़ा होने की सजा दी गई होती है और ये सजा सभी को घुटनों के बल खड़े होकर और सारा दिन भूखे रहकर काटनी होगी। उधर राफाइल की पत्नी पोलिना चर्च पहुंचती है और वहां एक पादरी और राफाइल के एक पुराने दोस्त से मिलती है। इसी दौरान पोलिना दोनों को लियोन और राफाइल की पूरी योजना विस्तार से बता देती है और कहती है, अगर हमें इन सभी को सुरक्षित बाहर निकालना है तो जेल के बाहर एक बस पहले से तैयार रखनी होगी। ये बात सुनते ही वो सभी बिना देर किए उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, बस का इंतजाम हम संभाल लेंगे। उधर जेल में राफाइल से मिलने उसकी वकील आती है और जब मीटिंग का समय खत्म होने के बाद वकील जाने लगती है तभी जेल का वार्डन राफाइल को सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन राफाइल साफ मना कर देता है। फिर भी राफाइल की नजर वार्डन की सिगरेट की डिब्बी पर पड़ जाती है और राफाइल पहचान लेता है कि वार्डन कौन सा ब्रांड पीता है। इसी दौरान इन कैदियों को जेल में रहते हुए 392 यानी लगभग 1 साल से भी ज्यादा समय गुजर चुका होता है और सुरंग भी अब जेल के
बाहर तक पहुंच चुकी होती है। लगातार दिन रात मेहनत करने के बाद सुरंग का काम आखिर अपने आखिरी दौर में पहुंचने लगता है। अब शाम होते ही सभी साथी भागने की तारीख पक्की करने बैठते हैं। दरअसल इसी दौरान जेल के वार्डन को कैदियों पर शक अब और भी पक्का हो जाता है। अब वार्डन फिर से बिगोते नाम के उसी कैदी को अपने पास बुला लेता है। तभी वार्डन सिगरेट की डिब्बी थमाते हुए कहता है, मुझे लग रहा है कि जेल के अंदर कोई बड़ा खेल चल रहा है और अब तुम्हें पता लगाना होगा कि आखिर वो क्या करने की तैयारी कर रहे हैं। सिगरेट की डिब्बी के बदले बिगोते फिर से खबरी बनकर इस काम के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उस समय तक बिगोते को भी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जेल के कैदी चुपके से सुरंग खोदकर भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। आज इन कैदियों को जेल में खुदाई करते हुए पूरे 514 दिन गुजर चुके होते हैं और आखिरकार सुरंग बाहरी सड़क तक पहुंच जाती है। तभी राफाइल सुरंग के आखिरी हिस्से से ऊपर की तरफ एक छोटा होल बनाता है और उसी जगह से पिंक रंग का निशान बाहर छोड़ देता है ताकि जेल के बाहर मौजूद पादरी और बस ड्राइवर समझ जाएं कि सुरंग तय की गई जगह तक पहुंच चुकी है। उधर भिगोते की नजर काफी समय से राफाइल और लियोन पर बनी हुई होती है, लेकिन बार बार शक होने के बावजूद बिगोते के पास ऐसा कोई सबूत नहीं होता जिससे वो पक्के तौर पर कह सके कि ये लोग सच में सुरंग खोदकर भागने की तैयारी कर रहे हैं। अब बिगोते अपने शक को पक्का करने के लिए सीधे राफाइल के पास पहुंचता है और कहता है, अगर तुम लोग सच में यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं अब इस जेल में और नहीं रह सकता और बाहर मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही हैं। ये बात सुनकर राफाइल को एक पल के लिए बिगोते पर दया आ जाती है और जब राफाइल सुरंग का राज बताने ही वाला होता है कि अचानक राफाइल की नजर बिगोते के हाथ में पकड़ी सिगरेट की डिब्बी पर पड़ जाती है। दरअसल वही ब्रांड की डिब्बी कुछ दिन पहले राफाइल ने वार्डन के हाथ में भी देखी होती है। उसी वक्त राफाइल पूरा खेल समझ जाता है कि बिगोते वार्डन के साथ मिला हुआ है। ये समझते ही राफाइल तुरंत अपना इरादा बदल देता है और बिगोते को सुरंग के बारे में एक शब्द भी नहीं कहता। उधर जेल के बाहर बस ड्राइवर अपने कुत्ते को घुमाने के बहाने जेल के आसपास पहुंचता है और तभी जमीन पर छोड़ा गया पिंक रंग का निशान देख लेता है। अगले दिन चर्च का पादरी लियोन से मुलाकात के लिए जेल आता है और लियोन से कहता है, तुम लोगों का लगाया हुआ पिंक रंग का निशान हमें मिल गया है। तुम लोग सुरंग बनाकर जेल की बिल्कुल बाहरी दीवार तक तो पहुंच चुके हो, लेकिन अगर तुम यहाँ से भागे तो पकड़े जा सकते हो। इसलिए तुम्हें अभी सड़क के दूसरे पार मापोचो नदी तक खुदाई करनी है, जो लगभग 50 फीट और होगी। ये जानकारी मिलते ही लियोन और उसके साथी बिना समय गंवाए सुरंग को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। लगातार मेहनत के बाद अब उनकी सुरंग पूरी होने में सिर्फ कुछ ही दिनों का वक्त बचा होता है। पर अब इन लोगों के सामने ऐसी मुसीबत आने वाली होती है जिसके बारे में किसी ने जरा भी नहीं सोचा होता। दरअसल एक कैदी हमेशा की तरह सुरंग के आखिर में खुदाई कर रहा होता है कि तभी अचानक भूकंप आ जाता है और पूरे जेल की दीवारें जोर जोर से हिलने लगती हैं। उसी समय लियोन अपने साथियों के साथ बाहर फुटबॉल मैच देख रहा होता है। भूकंप के झटके महसूस होते ही लियोन बिना देर किए सुरंग की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर अधिकारी भी सभी कैदियों को तुरंत जेल से बाहर निकलने को कहने लगते हैं ताकि किसी पर दीवार गिरने का खतरा न रहे। इसी दौरान लियोन भी किसी तरह सुरंग के अंदर फंसे अपने साथी को बाहर ले आता है, लेकिन साथी को बचाने के बाद लियोन की चिंता खत्म नहीं होती क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं भूकंप के झटकों से सुरंग अंदर से गिर तो नहीं गई, जिस कारण लियोन दोबारा सुरंग के अंदर जाता है और आखिर अंदर पहुंचकर लियोन देखता है कि सुरंग पूरी तरह सुरक्षित बची हुई है। ये देखकर वो राहत की सांस लेता है। उधर सुरंग का काम अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका होता है और भागने का दिन भी करीब आ जाता है। तभी लियोन जेल के एक ऐसे कैदी से मिलने जाता है जो हमेशा व्हील चेयर पर रहता है। इसी दौरान लियोन कहता है, हम बहुत जल्द यहाँ से निकलने वाले हैं, और लियोन कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम भी हमारे साथ यहाँ से भाग निकलो। लेकिन वो दूसरा कैदी कहता है, मैं एक कदम भी इस व्हील चेयर के बिना नहीं चल सकता, और वो भागने से मना कर देता है और कहता है, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, मेरी चिंता मत करो। आखिरकार वो पल आ जाता है जिस दिन ये सभी कैदी इस जेल से निकलने वाले होते हैं। जब रात के समय सभी कैदी टीवी देखने में व्यस्त होते हैं और उसी दौरान सुरंग बनाने में शामिल सभी साथी एक एक करके वहां से उठना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी को भी उन पर जरा सा शक नहीं होता क्योंकि हर किसी का ध्यान टीवी पर चल रही फिल्म में लगा होता है। इसी बीच भागने वाले सभी कैदी चुपचाप सुरंग वाली कोठड़ी में पहुंच जाते हैं और फिर एक एक करके सुरंग के अंदर उतरना शुरू कर देते हैं। उधर बिगोते भी टीवी देख रहा होता है कि तभी अचानक उसकी नजर पीछे जाती है और वो देखता है कि कई कैदी वहां से गायब हो चुके हैं। ये देखते ही बिगोते को तुरंत शक हो जाता है और वो सीधे राफाइल की कोठड़ी की तरफ निकल जाता है, लेकिन रास्ते में व्हील चेयर पर बैठा वही कैदी बिगोते का रास्ता रोक लेता है। तभी बिगोते उसे जोर से धक्का देकर आगे निकल जाता है और बिना रुके राफाइल की कोठड़ी में पहुंच जाता है। अंदर पहुंचते ही बिगोते की नजर सुरंग पर पड़ती है, लेकिन अभी ओस्कर कमरे में ही होता है क्योंकि ओस्कर को कमरे से सबसे आखिर में निकलना था। अब पूरी सच्चाई सामने आते ही बिगोते तुरंत अधिकारियों को खबर देने के लिए मुड़ता है, लेकिन उसी वक्त
ओस्कर फौरन बिगोते को पकड़ लेता है। अब ओस्कर और बिगोते के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी बिगोते पेचकस से ओस्कर के बाजू पर हमला कर देता है, जिससे ओस्कर बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन इतनी गंभीर चोट लगने के बाद भी ओस्कर बिगोते को वहां से निकलने नहीं देता और लगातार बिगोते के मुंह पर मुक्के मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद ओस्कर भी सुरंग के अंदर उतरने की कोशिश करता है, लेकिन बाजू पर लगी गहरी चोट की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता। उधर सुरंग के भीतर बाकी सभी कैदी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और आखिर सुरंग के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं। तभी बाहर मौजूद बस का ड्राइवर ऊपर की जमीन भी खुदाई से खोद देता है और फिर एक एक करके सभी कैदियों को सुरंग से बाहर निकलने में मदद करता है। सुरंग से बाहर आते ही सभी कैदी बिना समय गंवाए अपने कपड़े बदल लेते हैं। तभी सामने बने पुल पर इनकी वो बस भी आ जाती है और बस को देखते ही सभी छुपते हुए बस की तरफ बढ़ने लगते हैं और एक एक करके अंदर चढ़ जाते हैं। पर अभी भी ओस्कर बस तक नहीं पहुंचा होता। अब बस में बैठे सभी कैदी लगातार ओस्कर का इंतजार करने लगते हैं। तभी जर्मन कहता है, मुझे लगता है ओस्कर किसी परेशानी में फंस गया है, इसलिए मैं ओस्कर को लेने वापस जा रहा हूँ। इतना कहकर जर्मन तुरंत ओस्कर को वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। उधर जेल के अंदर फिल्म खत्म होते ही सभी कैदी अपनी अपनी कोठड़ियों की तरफ लौटने लगते हैं। अब वो व्हील चेयर पर बैठा कैदी सबको आवाज देकर कहता है कि राफाइल की कोठड़ी में एक सुरंग बनी हुई है और उसी रास्ते से बाहर निकला जा सकता है। ये सुनते ही कई कैदी सुरंग की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब सभी को एक तरफ जाता देख अधिकारियों को तुरंत शक हो जाता है और वो फौरन वहां दूसरे अधिकारियों को बुला लेते हैं। अब जेल के अंदर खतरे का सायरन बजने लगता है और सायरन की आवाज बाहर बस में बैठे कैदियों तक भी पहुंच जाती है। ये संकेत मिलते ही सभी समझ जाते हैं कि अब यहाँ एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं है और ये लोग जर्मन और ओस्कर को वहीं छोड़कर निकल जाते हैं। तभी एक कैदी जर्मन को बस के पीछे भागते हुए देख लेता है और बस वहीं पर रोक दी जाती है। फिर जर्मन कहता है कि ओस्कर भागने में नाकाम रहा, शायद किसी मुसीबत की वजह से वो बाहर नहीं आ पाया। ये सुनने के बाद बस बिना देर किए वहां से रवाना हो जाती है। उधर जेल के अंदर ओस्कर गंभीर चोट लगने की वजह से वहीं रह जाता है और जेल से बाहर नहीं निकल पाता। तभी अधिकारियों की तरफ से कैदियों के फरार होने की सूचना जेल के वार्डन तक पहुंचाई जाती है। ये खबर मिलते ही वार्डन गुस्से से भड़क उठता है। इसी दौरान पॉलिना एक एक करके सभी कैदियों को नए पर्स देती है, जिनमें कुछ पैसे और नकली पहचान पत्र रखे होते हैं। इसके बाद सभी कैदी अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं ताकि किसी का ध्यान उन पर न जाए। दरअसल ये सच्ची घटना इतिहास में दर्ज सबसे बड़ी जेल ब्रेक घटनाओं में से एक है, जहां एक ही रात में पूरे 50 कैदी जेल से फरार हो गए थे। हालांकि ओस्कर अपने साथियों के साथ निकलने में सफल नहीं हो पाया। इसी के साथ सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।